फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल और एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में क्या रिलेशन है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे उसको रिकैप्चुलेट कर दें, एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने रोटेशनल मोशन में बताया कि अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जब क्या होता है मूव करता है, मोशन करता है, तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। उस बॉडी का पाथ कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जब वो कोई बॉडी रोटेट करेगा तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, या किसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई बॉडी अगर रोटेट करे तो उसको भी हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो रोटेशन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो टॉर्क क्या है उसको हमने डिफाइन किया था, इट इज़ ए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर फोर्स को हम किसी बॉडी पे लगाएं और उस फोर्स के कारण बॉडी अगर रोटेट करे, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क को हमने डिफाइन किया था, याद होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर उस पर हम फोर्स लगा देते हैं, अगर उसका पोजीशन वेक्टर आर अगर है, तो टॉर्क का जो डेफिनेशन होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है। हमने इस सब के बारे में डिटेल से आपको बता दिया है लास्ट वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। तो और उस टॉर्क का डायरेक्शन भी हमने बताया था कि ये जो आर वेक्टर और आप एफ वेक्टर देख रहे होंगे, तो ये एक क्या बना रहा है? एक प्लेन बना रहा है, और वो जो टॉर्क जो होगा वो उस प्लेन के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब ये है कि अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी होगा, वो डिपेंड करेगा आपको ये आर और एफ के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो हमारी बात हो चुकी थी आपसे। अब एंगुलर मोमेंटम भी मैंने बता दिया था किसी एक पार्टिकल के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम का भी डेफिनेशन टॉर्क के तरह ही है। अगर कोई पार्टिकल है जिसका लीनियर मोमेंटम p हो, आप पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r है, तो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर के, ऐसे उसको हम लोग डिफाइन हम करते हैं। तो और इसमें भी आप देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो आर वेक्टर और p वेक्टर क्या बना रहा है? एक प्लेन फॉर्म कर रहा है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, वो डिसाइड करेगा आर और p के लोकेशन। और यह जो आप देख रहे हैं ये OP, जो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन हमने खींचा है, इसको हम आर्म ऑफ फोर्स भी कहते हैं, या फिर लीनियर मोमेंटम को हम लोग कहेंगे इसको। तो ये सब तो हमने बताया था। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर होगा, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या, मोर देन वन पार्टिकल का अगर सिस्टम है, तो उसका लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे और उसका वेक्टर सम निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। तो हम क्या करेंगे? एक इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। इस तरह से सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल के, और उसका जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को ध्यान में रख करके उसको ऐड कर देंगे, तो आपको नेट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा सिस्टम का। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एक पार्टिकल का अगर मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर है, तो उसका क्या करना है? बस सम कर देना है। अब यह जो एंगुलर मोमेंटम है यह चेंज कैसे होगा? तो इसको चेंज करने के लिए हमें एक टॉर्क की आवश्यकता होती है। जैसे किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, अगर उसका लीनियर मोमेंटम p है, तो इसको अगर चेंज करना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? इस पर फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ऑल द काइंड ऑफ फोर्सेस विच इज़ अप्लाइंग ऑन द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। तो क्या करेगा? उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगा। इसी तरह से ये जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा? तो इसको चेंज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? टॉर्क की आवश्यकता होती है। और टॉर्क कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स प्रोड्यूस करता है। तब यहाँ अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा तो यहाँ पे कितने तरह के फोर्स होंगे? यहाँ दो तरह का फोर्स होगा। अगर मान लीजिए किसी एक हम इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसीडर करें, तो इस पार्टिकल पे एक तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जो हम बाहर से लगाएंगे इस पर, उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे।
और अगर ये जो सिस्टम है, अगर n पार्टिकल का सिस्टम है तो इस पार्टिकल पे हमने एक फोर्स लगाया, एक तो बाहर से लगा देंगे एक्सटर्नल, और रेस्ट जो n-1 पार्टिकल है, ध्यान दीजिए n पार्टिकल का सिस्टम है तो एक पार्टिकल को हमने चुन लिया तो रेस्ट कितने बच गए, n-1 पार्टिकल। तो जो n-1 पार्टिकल है वो सब के सब क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स उसको हम लोग कहते हैं। तो अगर मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वहाँ पे दो तरह का फोर्स होगा, एक तो इंटरनल फोर्स है, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है। तो जो नेट फोर्स होगा किसी आयत पार्टिकल पे वो क्या होगा, दो फोर्स का सम होगा। एक तो जो इस पे एक्सटर्नल बाहर से हम लगाएंगे वो, प्लस उस पार्टिकल पे जो आयत पार्टिकल पे है वो जेथ पार्टिकल के द्वारा लगने वाला फोर्स, और जे का जो वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ होगा, n-1 तक होगा। तो दो फोर्स का ये क्या हो जाएगा, वेक्टर सम जो होगा वो फोर्स हो जाएगा इस आयत पार्टिकल पे। तो यहाँ जो टॉर्क होगा इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, तो वो कौन कौन जनरेट करेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, आप न्यूटन का थर्ड लॉ भी जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर दो पार्टिकल का अगर हम सिस्टम लेंगे तो अगर मान लीजिए यह एक पार्टिकल ये 1 है, ये 2 है, तो 1 पार्टिकल जो है वो 2 को अपने तरफ खींचेगा। मान लेते हैं ये मासेसिव ऑब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ मास है, चार्ज नहीं है। तो जो m1 है, ये इसका नाम m1 देते हैं, इसका नाम m2 दे रहा है, ये मास ऑब्जेक्ट है। तो जो m1 है वो m2 को अपने तरफ खींचेगा और m2 जो है वो m1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको कहेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कहेंगे। अब ये दोनों जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन का है, तो अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा, इंटरनल फोर्स 0 के बराबर होगा। तो इंटरनल फोर्स के द्वारा जो क्या होगा कि जो आपका टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो जो भी इस ऑब्जेक्ट पे जो टॉर्क होगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स करेगा। मतलब अगर n पार्टिकल का अगर सिस्टम है आपके पास तो उस पे जो टॉर्क होगा वो जो टॉर्क जो प्रोड्यूस करने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल, जो आप बाहर से लगाएंगे। जो पार्टिकल आपस में जो फोर्स लगा रहा है उसके कारण कोई टॉर्क उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। तो इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स ही लगाना पड़ेगा, तो ही इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। अब ये कैसे एक्सटर्नल फोर्स पे ही डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फोर्स पे ही डिपेंड करेगा, उसको हम प्रूफ करके करेंगे अगले स्लाइड में। तो आइए हम उसको देखते हैं कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। तो नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम कैसे किसी पार्टिकल का चेंज करता है वो देखना है। तो अभी हमने तुरंत आपको बताया कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल का सिस्टम है, n पार्टिकल का सिस्टम है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, समेशन ओवर ri वेक्टर क्रॉस हमने बताया pi वेक्टर के बराबर होता है। ये एक सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है और ये जो L जो है वो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ दो वेक्टर है r और p। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ri वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और p को हम लोग रखेंगे, अब प्लस फिर ri को रख लेते हैं और p वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए, तो dri/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो ये वेलोसिटी का टर्म है, ये क्या है, मोमेंटम। तो वेलोसिटी मोमेंटम जो है, मोमेंटम भी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो दोनों जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, चूँकि साइन 0 0 होता है। तो यह टर्म का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0। तो रहा ये, बस ये टर्म रह जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि dl क्या कितना होगा, dt इक्वल टू हो जाएगा समेशन नंबर हो जाएगा ri वेक्टर अक्रॉस dpi/dt है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है आयत पार्टिकल का।
और जो आयत पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम को चेंज होगा तो इंटरनल फोर्स के कारण भी होगा और एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी होगा। लेकिन जब उसका आप समेशन करेंगे तो जो इंटरनल फोर्स है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयत पार्टिकल पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसके बराबर होगा। तो ये आर आई और क्रॉस कितना हो गया, एफ आई, जो एक तरह से फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है और उसका ये समेशन है। तो आप ध्यान दीजिए, ये आर आई और एफ क्रॉस एफ वेक्टर, तो आर क्या है, पोजीशन वेक्टर आयत पार्टिकल का, एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स जो हम बाहर से लगा रहे हैं उस पार्टिकल पे। तो आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क होता है। तो यह टॉर्क है उस आयत पार्टिकल पे, तो आयत पार्टिकल पे जो टॉर्क है उसके बराबर हो गया और उसका क्या कर देना है, समेशन कर देना है, ठीक है, एन एन तक इसको ऐड कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि जो एक सिंगल पार्टिकल पे जो है हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे, अगर उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल का टॉर्क निकाल लीजिए, उसको आप ऐड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, नेट जो है सो आपको टॉर्क निकल जाएगा। तो जो नेट टॉर्क है, और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। जो टोटल जो टॉर्क हो जाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाएगा। तो डी एल बाई क्या हो गया, डी टी के बराबर। तो क्या देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम में जो टाइम के साथ जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो उत्पन्न जो टॉर्क होगा उसके बराबर होगा। मतलब अब क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क ही अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा। अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो यही होगा कि अगर मेरा जो है एक्सटर्नल अगर ये जो टॉर्क है अगर वो जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तो ये था रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमने बता दिया आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। जो यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि एल बराबर ये है, डी एल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क हो गया, जहाँ टॉर्क क्या है, इज द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम ड्यू टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। याद रखेंगे इसको। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर टॉर्क जो है, टॉर्क बराबर हमने देख लिया कि डी एल बाई क्या है, डी टी के बराबर है। अगर ये जो एक्सटर्नल जो टॉर्क है अगर उसका वैल्यू अगर कितना हो जाए, जीरो, मतलब कोई वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करे एक्सटर्नल फोर्स, तो उस केस में क्या होगा कि जो डी एल बाई डी टी है, डी एल बाई डी टी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में किसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो, कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन है वो जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल वेक्टर है वो कैसा क्वांटिटी हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा। तो मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कोई टॉर्क नहीं अगर होगा लगेगा तो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, काफ़ी वाइटल प्रिंसिपल ये सिद्धांत है। अब याद रखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एटम है, तो आप जानते हैं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ पे रोटे घूमता है, जैसा कि बोर ने कहा था, बोर मॉडल के अनुसार कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है। अगर मान लीजिए इस ऑर्बिट का रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं m है, तो वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, वेलोसिटी कितना हो गया v। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, तो चूंकि लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, तो जो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा एम भी आर के बराबर। अब यहाँ एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, बस दोनों के बीच का ही फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स है, बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स वहाँ कितना है, जीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो उसके कारण वहाँ पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा नहीं, तो उसके एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे घूमेगा बोर के अनुसार, तो उसके एंगुलर मोमेंटम क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और उस कांस्टेंट को बोर ने क्या मान लिया था, NH/2π के बराबर मान लिया था। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो
यहाँ देख रहे हैं कि MVR का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए अर्थ और हम लोग सन का अगर सिस्टम को अगर देखें तो हमारा जो अर्थ है वो सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ पे रोटेट करता है, घूमता है। यहाँ सन है सेंटर पे और ये घूम रहा है, मान लीजिए इसके इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। तो इस दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और तो कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा है। तो अगर कोई और फोर्स इस पर नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क के कारण एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, 0। एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया, इसका मतलब इसके भी जो एंगुलर मोमेंटम होंगे आर वेक्टर क्रॉस जो पी वेक्टर होगा, जिसको हम लोग एंगुलर एल वेक्टर भी कहते हैं, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अर्थ सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके एंगुलर मोमेंटम भी क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग मानते हैं 0, कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आई होप कि हमें लगता है कि इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंगुलर मोमेंटम का। याद रखिए, जो एंगुलर मोमेंटम जब भी सिस्टम का चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही होगा। इंटरनल फोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0 होता है। तो एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स। सभी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो टॉर्क होगा या मोमेंट ऑफ फोर्स होगा उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, जो हमने डिस्कस कर लिया आपको कि हमने यहाँ लिखा है जब टॉर्क का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, जो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, जिसमें न्यूटन का लॉ वैलिड होता है उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और जहाँ न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और इनर्शियल फ्रेम के एग्जाम्पल अप्रॉक्सीमेटली अर्थ भी क्या है आपका, एक तरह से हम लोग मानते हैं इनर्शियल फ्रेम है। और या नहीं तो एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई फ्रेम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम होता है। मतलब जो भी फ्रेम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम के किसी के पॉइंट के ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहेगा, वो अगर कब, जब टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाए, 0 अगर हो तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था। तो जैसा कि एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपने समझा, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब इसमें क्या है कि हम कुछ क्वेश्चन भी हम लगा सकते हैं। अब इसको देखिए, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी जो हम लोग एंगुलर मोमेंटम का हमने बात किया उसमें हमने एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम की बात हमने किया। अगर मान लीजिए अगर कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो क्या होगा, उसको उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसी में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब सपोज करते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मान लीजिए यही है, एक रिजिड बॉडी है आपका, और यह एक फिक्स्ड एक्सिस है, जो एक एक्सिस है जो इसके 20 से नहीं कहीं से पास कर रहा है, ये इस बॉडी से होकर के पास कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, अगर उनके बीच का अगर डिस्टेंस क्या हो, ड्यूरिंग द मोशन अगर चेंज नहीं करता उसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है अगर चेंज नहीं करे ड्यूरिंग द मोशन या रोटेशन तो हम उसको लोग क्या मानते हैं, रिजिड बॉडी हम लोग कहते हैं। आइडियली ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि वो उसको हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे अगर ऐसा होता है तो। अब ये बॉडी क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं लिया है, एक एक्सिस लिया है। थोड़ा सा अब सीन बदल गया, हमने एक फिक्स्ड एक्सिस कर दिया। अब इसके अबाउट हमको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम हमको इसका डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए, तो ये एक पार्टिकल है, जब हमने एक्सिस फिक्स कर देंगे तो इस एक्सिस से ये मान लेते इसका ये डिस्टेंस है, वो मान लेते आर के बराबर है। चूँकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा नहीं तो ये जो डिस्टेंस है कभी चेंज होगा नहीं, और ये बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो
इस सिस्टम के जितने भी पार्टिकल हैं सभी की जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या होगा, रोटेट करेगा। अच्छा, जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो इसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो किस पाथ पे मूव करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, क्योंकि ये जो है, ये जो एक्सिस है वो उसको मैंने फिक्स कर दिया है। ये एक्सिस मेरा क्या है, फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा है, फिक्स है। और ये ऑब्जेक्ट जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो किस पाथ पे घूमेगा, चूंकि ये डिस्टेंस बदलेगा नहीं, बदल नहीं रहा है, तो यह किसका काम करेगा, एक तरह से रेडियस का काम करेगा। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस पाथ पे मूव करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो जब कोई रिजिड बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करता है तो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। और सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, तो इस दोनों पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर मासेसिव ऑब्जेक्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और साथ साथ इसके बीच में जो ये एटम भी है, चूँकि ऑब्जेक्ट है तो एटम भी होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप कह सकते हैं, या टेंशन फोर्स भी आप वहाँ पे कह सकते हैं, वो लगेगा, जिसके कारण ये मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल होता है। ये आयत पार्टिकल हम लिया है, इसका वेलोसिटी कितना है, vi मान लिए, इसका मास मान लेते हैं mi के बराबर है। तो इस आयत पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा आपको mi vi के बराबर हो जाएगा, चूँकि आयत पार्टिकल के हम बात कर रहे हैं। और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। और आप जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर, जो v बराबर क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। चूँकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो r इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो ri इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो जो लीनियर मोमेंटम, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv। अब पोजीशन वेक्टर इसका ये है, तो एंगुलर मोमेंटम इस आयत पार्टिकल का क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ निकालें तो वो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ri, मतलब आयत पार्टिकल का पोजीशन, और इंटू कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, तो mi इंटू vi। अब vi बराबर हमने बताया है कितना होता है, ri इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो ri पहले से एक और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ri का स्क्वायर mi हो जाएगा इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो यह जो एंगुलर मोमेंटम निकला है वो एक सिंगल आयत पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला। अब ये एक रिजिड बॉडी है, एन पार्टिकल का सिस्टम है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इसके वेक्टर सम के बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर। एक पार्टिकल का निकाल लेंगे, सबका आप निकाल लीजिए, तो इसके वेक्टर सम के बराबर होगा। तो समेशन ओवर कितना होगा, mi ri का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा यह क्वांटिटी। तो इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंट, ये सॉरी mi इंटू आर आई। तो ये mi इंटू आर आई जो है, याद रखिए, ये mi क्या है, आयत पार्टिकल का मास है, आर आई क्या है, उसका पोजीशन है, डिस्टेंस है, एक्सिस है, उसका स्क्वायर। यह एक स्पेशल क्वांटिटी है, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आई मेरा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किसके बराबर हो गया, समेशन ओवर mi इंटू आर आई का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई रिजिड बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जब क्या होता है, रोटेट करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, i इंटू ओमेगा के बराबर होता है। तो याद रखिए L बराबर कितना हो गया, i इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो एक्सिस है उसको हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, वो बंधा हुआ है, वो कहीं जा नहीं रहा है, उस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, i इंटू ओमेगा के बराबर होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, और ये एंगुलर मोमेंटम के जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग और डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में अगर भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अगर अच्छा लग रहा है आपको तो हम आज यहीं रखते हैं। थैंक यू।